Hello everyone, welcome to the next lecture of class 12th biology. लास्ट लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. उसके हमने 2 टाइप्स को कवर किया था जो कि थे बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन. बाकी के बचे हुए टाइप्स को आज हम कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बर्डिंग को. द थर्ड पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बर्डिंग. एंड व्हाट इज बर्डिंग? Budding is formation of daughter cells from small projection. और इस small projection को हम क्या बोलते हैं? Bud. Arising on parent cell body. बडिंग किसको बोलेंगे? जिसमें डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है, बड जहां पे बड अराइज करता है पेरेंट की बॉडी पे. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बडिंग. बडिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स फ्रॉम स्मॉल प्रोजेक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड बड अराइजिंग ऑन पेरेंट सेल बॉडी. ठीक है, इसको बोलते हैं हम बडिंग. ठीक है, बडिंग का हम एग्जाम्पल देखते हैं. अब एग्जाम्पल सबसे पहले हम लेंगे बर्डिंग इन ईस्ट. अच्छा, ईस्ट क्या होती है? ईस्ट होती है यूनिसेलुलर फंजाई. यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल फंजाई. अच्छा, इसमें रिप्रोडक्शन कौन सा होगा? रिप्रोडक्शन ऑब्वियस से अगर हम एसेक्सुअल पढ़ रहे हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किसके थ्रू होता है? स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन. अब इसके डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि बडिंग ईस्ट में कैसे होती है. मान लीजिए, ये ले लीजिए पेरेंट ईस्ट. पेरेंट ईस्ट, ये ईस्ट का वैक्यूल हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस. ठीक है, इसके बाद इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा, डिवीजन शुरू होगा. तो डिवीजन सबसे पहले किस में शुरू होता है? न्यूक्लियस में. तो यहां से न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू होगा. यहां पे अगर न्यूक्लियस है तो यहां पे बड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी. ठीक है, ये यहाँ पे बड फॉर्मेशन शुरू, छोटा सा यहाँ वैक्यूल बनना, ये न्यूक्लियस, ये प्लांट बॉडी का न्यूक्लियस. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे कंप्लीटली बड फॉर्मेशन हो जाएगी. बड फॉर्मेशन हो गई तो ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा. डिटैच होने के बाद डॉटर सेल अलग एंड पेरेंट ईस्ट अलग. ये डॉटर एंड दिस इज पेरेंट सेल. ठीक है, तो ईस्ट में ये बडिंग होती है. यहां से ये वैक्यूल हो गया पेरेंट ईस्ट का, ये न्यूक्लियस. देन इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा तो न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड करना शुरू करेगा. न्यूक्लियस ऊपर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस यहाँ पे बड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी. बड फॉर्मेशन शुरू होने के बाद यहाँ पे कंप्लीटली बड फॉर्म हो जाएगा. देन ये जो बड है ये डिटैच हो जाएगा. डिटैच होने के बाद डॉटर सेल अलग एंड पेरेंट सेल अलग. ठीक है, अब हम इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रा का. बडिंग इन हाइड्रा. एग्जाम्पल नंबर 2. ठीक है, बर्डिंग इन हाइड्रा. जैसे ईस्ट में हमने देखा था कि ऊपर से बड बनना शुरू हो रहा था, लेकिन हाइड्रा में क्या होता है, जो बॉडी का सरफेस होता है ना, सरफेस पे बड फॉर्मेशन स्टार्ट होती है. ठीक है, ये हमने ले लिया हाइड्रा. ये यहाँ पे सरफेस है तो इस सरफेस पे बड बनना. ये रफ से डायग्राम है, अपनी बुक से देख लेना,
देन ये बड फॉर्मेशन यहाँ स्टार्ट हो गई, देन ये कंप्लीट बड बन जाएगा। बड बनने के बाद यहाँ पे कंप्लीटली एक हाइड्रा की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये यहाँ पे हाइड्रा की फॉर्मेशन, हाइड्रा की फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे बड फॉर्मेशन हो जाएगी, देन ये कंप्लीटली डिटैच हो जाएगा और डॉटर हाइड्रा अलग एंड पेरेंट हाइड्रा अलग। तो ये बडिंग थी हाइड्रा में। ठीक है, अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, विच इज स्पोर फॉर्मेशन। द फोर्थ पार्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन से पहले हम देखते हैं स्पोर्स होते क्या हैं। स्पोर्स आर स्मॉल प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स किसको बोलते हैं? प्रोपेग्यूल्स वो मटेरियल होता है जिससे न्यू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो स्पोर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि उससे नई सेल बनेगी, तो इसीलिए स्पोर्स आर स्मॉल प्रोपेग्यूल्स विच हेल्प्स, या फिर हम बोल सकते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखते हैं स्पोर्स क्या होते हैं। स्मॉल प्रोपेग्यूल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब हम स्पोर्स के टाइप्स के बारे में देखते हैं। स्पोर्स के टाइप्स भी होते हैं। स्पोर्स आर ऑफ 5 टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले हो गया जूस्पोर्स, then sporangiosperms, then chlamydospores, next is oidea, and fifth one is conidia. There are 5 types of spores. First one is zoospore, second one is sporangiospore, third one is chlamydospore, fourth one is oidea and last one is conidia. अब हम इन सारे स्पोर्स के टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जूस्पोर्स के बारे में। जूस्पोर्स मेनली मोटाइल होते हैं, मोटाइल, फ्लैजिलेटेड। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी स्पोर फ्लैजिलेटेड यानी कि अगर उसके पास फ्लैजिला होंगे तो फ्लैजिला की हेल्प से इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोटाइल। ठीक है, जूस्पोर्स आर मोटाइल, फ्लैजिलेटेड। कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं जूस्पोर्स? इन जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम, यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको। ये मान लीजिए ये जूस्पोरेंजियम हो गया। ठीक है, ये यहाँ से ऊपर से ओपन हो जाएगा। ये इसके अंदर है जूस्पोर्स। जूस्पोर्स तो ये फ्लैजिलेटेड हैं मूव करने के लिए। ये फ्लैजिला हेल्प करेंगे इनको रिप्रोडक्शन की साइट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ये हो गया जूस्पोरेंजियम। अच्छा, ये जूस्पोरेंजियम है, मोटाइल है, फ्लैजिलेटेड हैं। ये पाए कहाँ जाते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट में। एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। और जो ये फ्लैजिला होते हैं ये जूस्पोर्स की हेल्प करते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में स्विम करने के लिए, मूव करने के लिए, ताकि ये रिप्रोडक्शन की साइड तक इजीली पहुंच सके। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे फाइटोपथोरा, फाइटोपथोरा हो गया, एल्बुगो हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो फंजाई के पार्ट्स, ये फंजाई जो ये फंजाई होती है फाइटोपथोरा और एल्बुगो,
मेनली इन फंजाइज में ये जूस पोर्स हमें देखने को मिलते हैं, इनके थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट स्पोर का टाइप है स्पोरेंजियोस्पोर। सेकंड इज स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, जैसे जूस पोर्स मोटाइल थे, दीज आर नॉन मोटाइल, मतलब इनमें कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं होता ताकि जिससे ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सके, देन दीज आर नॉन मोटाइल। ठीक है, इन्हीं का दूसरा नाम होता है एंडोस्पोर्स। ये कहां पाए जाते हैं? स्पोरेंजियोफोर में, स्पोरेंजियोफोर्स के अंदर। ठीक है, ये स्पोरेंजियोफोर की एक स्ट्रक्चर हो गई। ये इसके अंदर है स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, ये स्पोरेंजियोफोर है। ठीक है, इसके अंदर ही ये स्पोरेंजियोस्पोर्स जो कि मोटाइल नहीं है। अगर मोटाइल नहीं है, जैसे जूस पोर्स तो मोटाइल थे, वो इजीली स्विम करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते थे, अपनी रिप्रोडक्शन की साइट तक पहुंच सकते थे। लेकिन स्पोरेंजियोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, तो ये कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक डिस्पर्स होंगे? थ्रू विंड, हवा के जरिए ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यानी कि अपनी रिप्रोडक्शन की साइट तक पहुंचते हैं। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल ले लेंगे राइजोपस का। ठीक है, तो ये था स्पोरेंजियोस्पोर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स के बारे में। क्लेमाइडोस्पोर्स कौन से स्पोर्स होते हैं? ये मेनली होते हैं थिक वॉल्ड, मतलब इनकी जो लेयरिंग होती है, जो वॉल होती है, वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, थिक होती है तो ये ऑब्वियस सी बात है नॉन मोटाइल होंगे। नॉन मोटाइल हैं तो इनके अंदर ये थिक वॉल्ड होते हैं ना, तो इनके अंदर होता है फूड रिजर्व। क्लेमाइडोस्पोर्स जो होते हैं वो मेनली जो फंगस की हाइफल सेल होती है ना, हाइफल सेल्स, इनके अंदर होते हैं, मतलब इन्हीं के अंदर इनकी ग्रोथ होती है। हाइफल सेल्स के अंदर होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये हाइफल सेल्स हो गई। ठीक है, इनमें ये मेनली ऐसे, ये नॉर्मल हाइफल सेल, इसमें यहाँ क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं। ये हो गए क्लेमाइडोस्पोर्स। ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर्स ये थिक वॉल्ड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, फूड रिजर्व होता है इनके अंदर। ठीक है, हाइफल सेल के अंदर ही इनकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ तक जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं, ये जो होते हैं, ये जो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, इनकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये लिव इन अनफेवरेबल कंडीशंस। मतलब इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती है ना, उनमें बहुत लंबे टाइम तक रह लेते हैं। मतलब चाहे हॉट हो कोल्ड हो, इनको कुछ भी इनके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, ये एज इट इज रहेंगे, इनके अंदर फूड रिजर्व होता है। तो ये हो गया क्लेमाइडोस्पोर्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है ओइडिया। द फोर्थ वन इज ओइडिया। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था क्लेमाइडोस्पोर, वो थिक वॉल्ड होते हैं ना, तो ये उसके ऑपोजिट थिन वॉल्ड होते हैं। उसमें और इनमें दोनों में सेम डिफरेंस है, दोनों को डिफरेंस के थ्रू आप याद कर सकते हो। ओइडिया थिन वॉल्ड होते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं। ठीक है, उनके अंदर फूड रिजर्व होता है, इनके अंदर नो फूड रिजर्व।
ठीक है। अच्छा, वे जैसे हाइफल सेल्स जो होती है ना, उनके अंदर उनके फॉर्मेशन होती थी। इसमें क्या होता है, जो हाइफल सेल होती हैं, हाइफल सेल ब्रेक्स इनटू कंपोनेंट्स which acts like spores। ठीक है, तो मेनली जैसे ये हाइफल सेल हो गई, ठीक है, ये इनके ब्रांचेस हो गई। अच्छा, हाइफल सेल बोलते किनको, हाइफा किसको बोलते हैं? हाइफा जो फंगस की जो ब्रांचिंग होती है ना, उन ब्रांचिंग्स को हम हाइफा बोलते हैं। तो ये एक फंगस की हाइफा हो गई। हाइफा यहाँ पे ये यहाँ से कंपोनेंट्स में टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये कंपोनेंट्स में टूट गया। कंपोनेंट्स में टूटने के बाद ये जो है ये एक्ट्स एज ए स्पोर, ये स्पोर की तरह एक्ट करेंगे एंड देन कन्वर्ट इनटू डॉटर सेल्स, ठीक है। इसका आगे भी देखते हैं। जो ओइडिया होता है, जैसे कि क्लेमाइडोस्पोर में हमने देखा था कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में काफ़ी टाइम तक रह जाते थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ग्रोज ओनली इन फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। इनको ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, प्रॉपर सोल्ट्स चाहिए, ठीक है। इन्हीं कंडीशंस में ये ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ओइडिया के बारे में, क्लियर। नेक्स्ट है, फिफ्थ वन इज कोनिडिया। कोनिडिया भी हाइफल सेल्स के थ्रू ही ग्रो करते हैं, हाइफल सेल्स में ही। मान लीजिए ये एक हाइफल सेल हो गई, ठीक है। इस हाइफल सेल में यहां ऐसे कोनिडिया ग्रो करेंगे, ठीक है। ये जो हो गए, ये हो गए कोनिडिया, और ये जिसके अंदर होते हैं, जिससे अटैच्ड होते हैं, इसको बोलते हैं हम कोनिडियोफोर, ठीक है। जो कोनिडिया होते हैं वे भी नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं एंड डिस्पर्स्ड थ्रू विंड। अपनी जो रिप्रोडक्शन साइट होती है ना, वहां तक ये विंड के थ्रू डिस्पर्स करते हैं। ये यहां से टूटने शुरू हो जाएंगे और विंड के थ्रू डिस्पर्स होते जाएंगे और रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ये कोनिडिया के बारे में हो गया। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो उनकी हाइफा ऐसी ही दिखती है, ठीक है। पेनिसिलियम में ये कोनिडिया का एग्जाम्पल हो गया पेनिसिलियम, ठीक है। कोनिडियोफोर में होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, डिस्पर्स्ड थ्रू विंड। अच्छा, ये डायरेक्टली ग्रो करते हैं, डायरेक्टली फेवरेबल कंडीशंस मिली और उसके बाद ये डायरेक्टली ग्रो करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ जर्म ट्यूब्स, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस जैसे इनको मिलती हैं, डायरेक्टली ग्रो कर जाते हैं और किसकी फॉर्मेशन होती है, जर्म ट्यूब्स की थ्रू। तो ये यहाँ तक सारे जो स्पोर्स थे उनके टाइप्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। स्पोर्स के साथ ही हमारा स्पोर फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देन नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है?
जो मेनली लोअर प्लांट्स होते हैं ना, उनके जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं, जैसे हो गया स्टेम, रूट हो गया, ब्रांचेस हो गई, उनके थ्रू जो प्रोपगेशन होती है, जो डॉटर्स की सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है, उसको हम बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? लोअर प्लांट्स propagate vegetatively. वेजिटेटिवली बोले तो स्टेम, रूट, ब्रांचेस एक्सेट्रा टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स। इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मेनली जो द लोअर प्लांट्स प्रोपगेट वेजिटेटिवली, मतलब बाय थ्रू प्लांट्स पार्ट्स लाइक स्टेम, रूट, ब्रांचेस एक्सेट्रा टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स, और न्यू ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स, इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है वो भी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation। ठीक है, अब हम ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं इनको आगे डिस्कस करते हैं। अब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, जो कि है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि जैसे जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, बर्ड्स हो गया, अगर हम इनके थ्रू प्लांट को ग्रो करते हैं नेचुरली, जैसे किसी प्लांट की हमने रूट ले ली, उसको सोइल के अंदर ग्रो किया, ग्रो करने के बाद उससे शूट डेवलप होके कंप्लीट प्लांट डेवलप हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले जैसे हो गया रूट, रूट से हम किसको डेवलप कर सकते हैं? डहलिया, डहलिया का जो फ्लावर है ना, अब मैं इसके ना सारे एग्जांपल्स लिखती जाऊंगी। ठीक है, सेकंड वन इज अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम्स के भी पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज sucker, rhizomes, third one is combs, bulbs and tubers। ये अंडरग्राउंड स्टेम के पार्ट्स होते हैं, यानी कि इन पांचों पार्ट्स में जिसके भी हम एग्जाम्पल लेंगे ना, वो अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू ही ग्रो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ गया सकर, राइजोम्स, कोम्स, बल्ब्स एंड ट्यूबर्स। ठीक है, इनके बारे में हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले आ गया सकर। सकर में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? मेंट क्राइसैंथेमम, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। राइजोम्स, राइजोम्स में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? टर्मरिक, जिंजर। ठीक है, कोम्स में हम लेंगे बनाना का एग्जाम्पल। बल्ब्स, बल्ब से हम किसका लेंगे? अनियन हो गया, गार्लिक हो गया। ट्यूबर्स में, ट्यूबर्स का तो सभी को एग्जाम्पल पता है, पोटैटो। ठीक है, ये सारे जो प्लांट्स होंगे ना, मतलब मेनली जो लोअर प्लांट्स होते हैं, ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू ग्रो करेंगे। सकर में किसका हो गया? मिंट क्राइसैंथेमम। राइजोम्स में टर्मरिक, जिंजर। कोम्स में बनाना हो गया। बल्ब से अनियन, गार्लिक हो गया। ट्यूबर्स में पोटैटो। ओके, तो ये हो गया अंडरग्राउंड स्टेम्स के एग्जाम्पल। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम, जो क्रीपिंग स्टेम के थ्रू प्रोपगेशन होता है, उसका एग्जाम्पल। इसमें फर्स्ट होगा
रनर, रनर में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? दूब ग्रास, दूब ग्रास रनर का एग्जाम्पल हो गया, जो कि क्रीपिंग स्टेम का टाइप है। सेकंड है स्टोलन एंड थर्ड है ऑफसेट्स। स्टोलन में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? स्ट्रॉबेरी का, और ऑफसेट्स में वाटर लेटस। तो ये हो गए क्रीपिंग स्टेम के टाइप्स। रनर, रनर में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? दूब ग्रास का। सेकंड हो गया स्टोलन, स्टोलन में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? स्ट्रॉबेरी का। एंड थर्ड वन इज ऑफसेट्स, ऑफसेट्स में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? वाटर लेटस का। तो ये हो गए क्रीपिंग स्टेम। तो यहाँ तक स्टेम कंप्लीट हो गई। फर्स्ट हमने देखा रूट, देन अंडरग्राउंड स्टेम, थर्ड हो गया क्रीपिंग स्टेम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आता है एरियल स्टेम, देन आते हैं लीव्स एंड देन बल्बिल्स। ठीक है, एरियल स्टेम में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? ओपोन्शिया। ओपोन्शिया को हम क्या बोलते हैं? कैक्टस। लीव्स में हम लेंगे एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, एंड बल्बिल्स में पाइनएप्पल हो गया, लिली एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये कंप्लीट होते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा रूट्स के बारे में कि जो रूट्स के थ्रू नेचुरली प्रोपेगेट करते हैं। देन हो गया अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड के 5 पार्ट्स के बारे में हमने देखा। अंडरग्राउंड के बाद आ गया था क्रीपिंग स्टेम, क्रीपिंग स्टेम के हमने 3 पार्ट्स के बारे में देखा। देन एरियल स्टेम, लीव्स एंड बल्बिल्स। तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कंप्लीट। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियली हम कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेट कर सकते हैं प्लांट्स को। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। जैसा कि हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में देखा था कि जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट हो गया, शूट हो गया, लीव्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनके थ्रू नेचुरली जो ग्रो करते हैं उनको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल में ऐसा नहीं होता। आर्टिफिशियल में हम आर्टिफिशियली प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को कट करके देन उनको ज्वाइन करके प्रोपेगेट करते हैं। आर्टिफिशियल में फर्स्ट होगा कटिंग। कटिंग में क्या होता है? जो मेनली जो प्लांट्स के एक स्मॉल पार्ट से कंप्लीट न्यू प्लांट्स ग्रो कर देते हैं। ठीक है, कटिंग में मेनली लीव्स की कटिंग होती है। लीव्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं ब्रायोफाइलम का। ठीक है, स्टेम की कटिंग हो सकती है, स्टेम में हम ले सकते हैं शुगर केन का। ठीक है, ये हो गया कटिंग। सेकंड होता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि रूट्स और स्टेम इन दोनों को जोड़ देते हैं किसके थ्रू? क्ले के थ्रू, एंड देन इसको ग्रो करते हैं। इसको बोलते हैं हम लेयरिंग। ठीक है, थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में भी ऐसे होता है, रूट एंड शूट पार्ट को ज्वाइन करके न्यू बनाते हैं, न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। ये हो गया ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये बेसिक इसका हो गया। कटिंग, कटिंग में क्या करते हैं? लीव्स में हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? ब्रायोफाइलम का। स्टेम में हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? शुगर केन का। लेयरिंग में हम किसका, लेयरिंग में क्या होता है? रूट और स्टेम इनको क्ले से आपस में जोड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। एंड थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में भी सेम लेयरिंग की तरह ही होता है, रूट और शूट का पार्ट। लेकिन इसमें जो रूट का पार्ट होता है, रूट के पार्ट को हम बोलते हैं स्टॉक, एंड शूट के पार्ट को बोलते हैं हम स्कायोन। ये याद रखना, रूट के पार्ट को हम बोलते हैं स्टॉक एंड शूट के पार्ट को बोलते हैं स्कायोन। ठीक है, इसके भी लेयरिंग के भी 2 पार्ट्स होते हैं, इसके भी 2 पार्ट्स, मोल्ड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग।
एयर लेयरिंग को हम एक वर्ड और से जानते हैं, गुट्टी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीट होता है, जिसके 3 पार्ट्स हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग में लीव्स का एग्जांपल ले लिया, लीव्स और डायरेक्ट स्टेम वगैरह को कट करके न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। कटिंग में किसका एग्जांपल, लीव्स में ब्रायोफाइलम, स्टेम में शुगर केन। देन आता है लेयरिंग, लेयरिंग में भी स्टेम, रूट के ऊपर स्टेम को हम क्ले से ज्वाइन करते हैं, देन उसको ग्रो करते हैं। ये भी 2 टाइप्स की होती है, एक मोल्ड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को हम गुटी भी बोलते हैं। थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में भी रूट और शूट को ज्वाइन करके देन न्यू प्लांट बनाया जाता है। जो रूट का पार्ट होता है, रूट प्लांट को हम बोलते हैं स्टोक एंड शूट प्लांट को हम बोलते हैं स्कायोन। तो यहाँ पे आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कंप्लीट होता है, इसके साथ ही यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद स्टार्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम उसके स्टेजेस के बारे में जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, उनके बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।